जय माँ भारती। मित्रों, आज आपकी मुलाकात हम कराएंगे गुप्त साम्राज्य के प्रतापी शासक समुद्रगुप्त से। नाम के अनुसार ही व्यक्तित्व, शांत रहने पर समंदर जितना खुशहाल रहता है और लहरों के गुस्ताख हो जाने पर कितना प्रचंड। एक तरफ जहाँ समुद्रगुप्त कवि, कला प्रेमी और संगीतकार के साथ साथ बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था, वहीं दूसरी तरफ शत्रुओं के लिए तांडव मचाता हुआ महाकाल। सच तो यह है कि विधाता ने महाराज पोरस का पुरुषार्थ, चंद्रगुप्त मौर्य की चतुराई, चंड अशोक की क्रूरता, पुष्यमित्र शुंग का वेग और गौतमी पुत्र सातकर्णी की धार्मिकता, इन सभी गुणों को एक में समाहित करके समुद्रगुप्त की रचना की। समय समय पर माँ भारती ने ऐसे लाल पैदा किए जो कि इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए अमर हो गए। अपने वीरता और पराक्रम से वे काल पुरुष बन बैठे। समुद्रगुप्त अपनी प्रजा के लिए, अपने मित्रों के लिए, जहाँ दिसंबर की दोपहरी में गुनगुनाती धूप वाला सूरज था, वहाँ शत्रुओं के लिए मई और धूप की दोपहरी का आग उगलता हुआ प्रचंड सूरज। चंद्रगुप्त प्रथम की संतानों में समुद्रगुप्त बचपन से ही बहुत निडर और साहसी था। तुरंत निर्णय लेने की उसमें एक अद्भुत क्षमता थी और एक बढ़िया शासक बनने के सभी गुण उसमें विद्वान थे। उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम ने ही अपने जीवन में सन 335 ईस्वी में ही समुद्रगुप्त का राज्याभिषेक करके गुप्त वंश की सत्ता समुद्रगुप्त के हाथों में सौंप दी। सत्ता संभालते ही समुद्रगुप्त ने एक पल भी व्यर्थ नहीं गंवाया। उसने अपने दरबारियों की एक सभा बुलाई और दरबारियों से अपने अखंड भारत के स्वप्न की बात की। सशंकित दरबारियों को उन्होंने बताया कि कौटिल्य शासन सिद्धांत के अंतर्गत यह विजय संभव है। अपने शासनकाल में समुद्रगुप्त ने अधिकांशतः आचार्य चाणक्य की नीतियों का प्रयोग किया। राज्य की आर्थिक उन्नति और समृद्धि के लिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र को पूरी तरीके से अपनाया तथा राज्य की सीमा विस्तार के लिए भी वे कौटिल्य की नीतियों पर ही चले। सर्वप्रथम आर्यावर्त, आज के उत्तर प्रदेश के पश्चिम के 3 राज्यों पर समुद्रगुप्त ने धावा बोला। उन राज्यों पर विजय प्राप्त की। साथ में आसपास के अंश और छोटे मोटे राज्यों को भी समुद्रगुप्त ने जीता। समुद्रगुप्त का यह युद्ध चाणक्य की नीतियों की तरह, चाणक्य की नीति के अनुसार धर्म विजय थी। धर्म विजय के अंतर्गत शत्रु का राज्य जीता जाता है, उसका वध नहीं किया जाता। उसके बाद अपनी शर्तों के तहत अधीनता स्वीकार कराई जाती है, एक कर निश्चित किया जाता है, वे अधीन राजा रह जाते हैं और ये सब मानने के बाद उस जीते हुए राज को, उस राजा को लौटा दिया जाता है। प्रथम अभियान की अपार सफलता के बाद समुद्रगुप्त अपनी राजधानी पाटलिपुत्र लौटा। प्रयागराज प्रशस्ति के 13वें या 14वीं लाइन में इसका उल्लेख पूरी तरीके से मिलता है। इस विजय के पश्चात अखंड भारत का सपना समुद्रगुप्त की आंखों में और चमकने लगा। यह सच है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। कभी इसी पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठकर नंद वंश का मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था, जिसके के राज्य की सीमाएं बहुत दूर तक फैली थी। उसके पश्चात इसी पाटलिपुत्र से
मौर्य साम्राज्य का शासन हुआ, मौर्य साम्राज्य का अखंड भारत बना और उसकी राजधानी यही पाटलिपुत्र रही। और आज इसी पाटलिपुत्र की गद्दी पर बैठकर एक समुद्रगुप्त फिर से एक अखंड भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। समुद्रगुप्त का शुरुआती जीवन युद्धों और सीमा विस्तार में बीता। एक राज्य जीतने के बाद कभी समुद्रगुप्त अपने राजधानी नहीं लौटता था। जब वह अपनी सेना लेकर निकलता था तो कई राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिलाने के बाद फिर वह अपनी राजधानी लौटता था। इसके बाद समुद्रगुप्त ने बंगाल पर अधिकार किया, वहाँ के बंदरगाह पे कब्जा किया और दिग्विजय का बिगुल फूंकते हुए बंगाल की खाड़ी के किनारे किनारे वह दक्षिण की तरफ बढ़ चला। एक साथ 12 राज्यों को गुप्त साम्राज्य में मिलाया और कांचीपुरम तक पहुंच गया। तटीय बंदरगाहों पर अपना आधिपत्य जमाया। उस समय जल मार्ग से व्यापार बहुत प्रचुर मात्रा में होता था। यह जीत समुद्रगुप्त के राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही लाभकारी साबित हुई। दक्षिण विजय से समुद्रगुप्त को अपूर्व धन संपदा मिली। समुद्रगुप्त यह भली भांति जानता था कि पाटलिपुत्र में बैठकर इतनी दूर तक इन राज्यों पर नियंत्रण करना आसान ना होगा, तो ये सारे राज्य उसने धर्म विजय के अंतर्गत जीते। राज्य जीतने के बाद उनको अपने अधीन किया, मुख्य शक्तियां, मुख्य पावर अपने हाथ में रखी और एक निर्धारित रूप से कर तय कर दिया जो कि ये राज्य इनकी अधीनता स्वीकार करके अधीन राजा बन के शासन करते हुए उन करों को देते रहे। वाकाटकों का दक्षिण में एक मजबूत साम्राज्य था। वाकाटकों का इतिहास बताते समय मैंने बताया था कि गुप्त वंश ने कभी भी वाकाटकों पर आक्रमण नहीं किया, ये सच है, लेकिन समुद्रगुप्त ने वाकाटकों की सीमाओं को घेरा तो जरूर, परंतु प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक का उस समय राजा था, बहुत ही चतुर और दूरदर्शी। उसने उपहारों से समुद्रगुप्त का खजाना भर दिया और मित्रता का संबंध स्थापित किया। अब तक समुद्रगुप्त की दहशत इतनी बढ़ चुकी थी कि दक्षिण और पश्चिम राज्यों के कई राजाओं ने पत्र लिखकर और उपहार भेजकर स्वयं ही इनकी अधीनता स्वीकार करना शुरू कर दिया। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने भी बहुत सा उपहार, बहुत सा खजाना भेजकर इनसे मित्रता कायम की। समुद्रगुप्त को दक्षिण के रण में व्यस्त देखकर उत्तर भारत के उन 3 राज्यों ने, जिनको के सर्वप्रथम समुद्रगुप्त ने जीता था, 9 राज्यों का एक संघ बनाकर एक साथ विद्रोह कर दिया। समुद्रगुप्त को इसकी खबर मिली, वह क्रोधित हो उठा और अब की इन राज्यों को असुर नीति के अंतर्गत घेर लिया एक भारी सेना लेकर, और भयंकर मारकाट के बाद इन्होंने इन साम्राज्यों का गुप्त साम्राज्य में विलय कर दिया। असुर नीति के अंतर्गत शत्रु राजा को जीतकर उनको समूल नष्ट कर दिया जाता है। इस अभियान में समुद्रगुप्त का रौद्र रूप देखकर समूचा भूमंडल थर्रा उठा। बचे हुए राजा स्वयं ही गुप्त साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने लगे और उपहार तथा पत्र भेजकर पाटलिपुत्र में समुद्रगुप्त के आगे सर झुकाने के लिए चक्कर काटने लगे। कुछ राजाओं ने तो अपनी कन्याओं का विवाह तक समुद्रगुप्त से किया। समुद्रगुप्त की यह विजय चाणक्य नीति के अंतर्गत लोभी विजय के रूप में जानी जाती है। समय का पहिया घूमा, कभी यही गुप्त वंश कुषाणों के अधीन था। आज साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ कुषाणों की सीमाएं सिकुड़ने लगी। सिंधु पार के कुछ हिस्से पर इनका शासन नाम मात्र का रह गया था और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था। समुद्रगुप्त ने सप्त सिंधु पार किया और वहाँ के राज्यों को भी अपने अधीन किया, अपने साम्राज्य में मिलाया। अब तक अखंड भारत
लगभग 75% भूभाग पर फैल चुका था, जहाँ के गुप्त वंश का शासन था, समुद्रगुप्त का शासन था। पश्चिम में रावी नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक, उत्तर में हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण में गुप्त साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी, चाहे वह हिमालय पर्वतमाला हो या दक्षिण की हरियाली, पश्चिम का रेगिस्तान हो या गंगा यमुना का दोआब, उत्तरी पूर्वी भारत का अंतिम छोर हो, यहाँ तक कि जावा और सुमात्रा जैसे द्वीपों पर भी समुद्रगुप्त का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलने लगा। इसके बाद समुद्रगुप्त ने कई अश्वमेघ यज्ञ किए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मथुरा अभिलेख में यह स्पष्ट रूप से वर्णित है। मध्य प्रदेश से प्राप्त एरण अभिलेख में भी इसका उल्लेख मिलता है। एरण अभिलेख इस समय कलकत्ता के म्यूजियम में सुरक्षित है। इनकी पौत्री प्रभा देवी के पूना अभिलेख में भी इसका वर्णन मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो कि इनके राजकवि हरिशेन ने लिखवाई थी, जो कि प्रयागराज के किले में है, प्रयाग स्तंभ एक पत्थर का, उसके ऊपर समुद्रगुप्त की समस्त विजयों का वर्णन है। कुछ दिन अभी मैं प्रयागराज में रहा, आज ही लौटा हूँ, तो मैंने उस स्तंभ को देखने की कोशिश की, लेकिन अंदर जाने के बाद ये पता चला कि अक्षयवट के दर्शन के लिए सिर्फ 20% किला ही खुला है, बाकी का हिस्सा भारतीय सेना के हवाले है। सैन्य अधिकारियों से बात करने के बाद भी मुझे वो स्तंभ देखने का सौभाग्य नहीं मिला। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में 100 के ऊपर युद्ध लड़े। युद्ध के घाव ही उसका आभूषण थे। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तक कह डाला। स्वर्णिम युग का एक तरीके से आरंभिक चरण था। इसके पश्चात गुप्त वंश के आने वाले शासकों ने अपने पराक्रम और कौशल से इसको और चमकाया, इसको और विस्तार दिया। अनेक रानियों में समुद्रगुप्त की प्रथम रानी दत्ता देवी थी, उनसे रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 पुत्र उत्पन्न हुए। निसंदेह भारत भूमि में एक से बढ़कर एक योद्धाओं ने जन्म लिया, परंतु समुद्रगुप्त उन सब में कुछ अलग ही था। यह कहने में कोई अतिशयोक्ति ना होगी कि समुद्रगुप्त का अखंड भारत मौर्यकालीन अखंड भारत से कम ना था। समुद्रगुप्त ने 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासनकाल में वैदिक धर्म खूब फला फूला तथा और धर्मों का भी सम्मान बढ़ा। इसके राज्य में प्रजा बहुत खुशहाल थी। अखंड भारत का चहुमुखी विकास इसके शासनकाल में हुआ। जहाँ तक पराक्रम, वीरता और योद्धाओं की बात चले तो निसंदेह समुद्रगुप्त उसमें अग्रणी हैं। और मेरा ये वीडियो कोई भारत सरकार के अफसर देखें तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि इन पराक्रमी सम्राटों को हाई स्कूल के नीचे तक का की किताबों में कम से कम स्थान दिया जाए, जिससे भारतवर्ष की आने वाली पीढ़ी इन पराक्रमी राजाओं, चक्रवर्ती सम्राटों के बारे में जाने, समझें और उसी हिसाब से इनका विकास बचपन से ही हो। अगले रविवार मिलते हैं गुप्त वंश के एक और प्रतापी शासक विक्रम और बेताल वाले चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को लेकर। इंतजार कीजिए अगले रविवार का। जय हिंद।